से ग्राफ की आपको ना इक्वेशन जरूर दे रखी होगी। जैसे ये वाला जो ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ मेरे को कैसा दिखाई दे रहा है? ये पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोला का मतलब क्या है कि एक जगह से थोड़ा सा उठा हुआ है, बाकी दोनों जगह से खुला हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैराबोलिक ग्राफ बोलेंगे। पैराबोलिक ग्राफ की कोई ना कोई इक्वेशन जरूर होगी। जैसे आपने 10th क्लास में करा था कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो पैराबोला बन जाता है। तो पैराबोलिक ग्राफ की कोई ना कोई इक्वेशन जरूर होगी, वो इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो जब भी कभी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर क्या होता है? किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया आ जाता है, ठीक है? तो वही यहाँ पर है, इम्पल्स ऑफ फोर्स इन टाइम इंटरवल स्मॉल डी, इम्पल्स ऑफ फोर्स इन टाइम इंटरवल स्मॉल डी, क्या हो जाएगा? जे कहेंगे इक्वल्स टू जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d1 से d2 f dt, इंटीग्रेशन d1 से d2 f dt। और ये क्या होगा? एरिया अंडर का फोर्स टाइम कर्व ABC। इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर का कर्व होता है, एरिया अंडर का कर्व ABC। और आप ये समझ लीजिए, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी कभी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वो कोई भी ग्राफ अगर मेरे को दे रखा है और उस ग्राफ की इक्वेशन दे रखी है तो उसके नीचे का एरिया होगा, एरिया अंडर का, वो तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है। दूसरा, इस चीज़ को जो मैथ्स वाले बच्चे वो डिटेल में करेंगे 12th क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में यही है। जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ेंगे उसमें यही है कि आपको अलग अलग तरीके के टेढ़े मेढ़े कर्व दे रखे होंगे और उस कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, और ये कहेंगे कि इस कर्व को आपका कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे? मुझे इक्वेशन होगी उसको इंटीग्रेट करना, बस ये करना होगा, ठीक है ना? तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर कोई भी कर्व दे रखा है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो उसके नीचे का एरिया आ जाएगा। ये जो पूरा एरिया है इसी से मेरे को इम्पल्स मिल जाएगा। Thus, the area under the force time graph gives the magnitude of impulse, ठीक। उसके बाद पेज नंबर 15 पर आइएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। Impulse of a force is equal to force into time. You know that impulse of a force is equal to force into time. Force into time और force into time को ही हम ये प्रूव करके देख चुके हैं। इसको चेंज इन मोमेंटम भी बोल देते हैं। चेंज इन मोमेंटम भी इसको बोल दिया जाता है। तो अब देखिएगा, इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, अगर हमारे पास कोई दो अलग अलग फोर्सेस हैं F1 और F2 और वो किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं ये सेम अमाउंट ऑफ इम्पल्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना? then their durations d1 and d2 should be such that F1 d1 must be equal to F2 d2। F1 d1 is equal to F2 d2। F1 d1 is equal to F2 d2। कुल मिलाकर जो क्या चीज़ है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो अलग अलग तरीके की फोर्सेस है, एक फोर्स थोड़ी ज़्यादा है और एक फोर्स थोड़ी कम है, तो अगर मान लीजिए ज़्यादा फोर्स है तो उसमें फिर कोई टाइम ड्यूरेशन मल्टीप्लाई होगा, कोई भी टाइम ड्यूरेशन, मान लीजिए 2 सेकंड या 4 सेकंड मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 4 सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स बहुत ज़्यादा है और उसमें 4 सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम ये कहेंगे कि दूसरी तरफ हमने कहा कि नहीं, आपको एक छोटी सी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो छोटी सी फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो।
तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। मान लीजिए ये जो F1 है, इस F1 की वैल्यू 8 है और इस F1 की वैल्यू 2 है, तो 8 2 16 हो गया, 2 सेकेंड। ठीक है, तो 16 फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। तो 8 2 16 न्यूटन सेकंड का इम्पल्स लग रहा है किसी भी बॉडी में। और इस तरफ क्या है कि इस तरफ मान लीजिए फोर्स है 16 न्यूटन की, तो वो जो 16 न्यूटन की फोर्स है वो फिर 1 सेकंड के लिए ही अप्लाई होगी, तब सेम अमाउंट का इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, एक जगह 8 है एक जगह 16 है, तो टाइम कुछ इस तरह से वैरी हो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो हमारा चेंज इन इम्पल्स है वो सेम हो जाएगा। क्लियरली इफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इम्पल्स इज लार्ज द फोर्स एक्सर्टेड विल बी स्मॉल। अगर टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन अगर ज़्यादा है तो पल्स को इक्वल रखने के लिए फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया। वही बोला क्लियरली इफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इम्पल्स इज लार्ज द फोर्स एक्सर्टेड विल बी स्मॉल। अच्छा, अब जरा देखें इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम कर रहे हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है a cricket player lowers his hands while catching a ball and the ball is caught. The impulse received by the hands is equal to the product of the force exerted by the ball and the time taken to complete the catch. Impulse क्या बोल रहे हैं, impulse received by the hands। तो impulse का मतलब क्या होता है, impulse का मतलब है असर। ठीक है, तो असर कितना हो रहा है किसी भी चीज़ का, ये कहेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स है, और वो जो फोर्स है वो फोर्स जरा से टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होती है, तो हम ये कहते हैं कि क्या है कि जो इम्पल्स है ना, वो इम्पल्स जो है वो इम्पल्स उसका फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, मतलब वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा उसका फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन में। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक बॉल है, बॉल आ रही है, किसी ने शॉट मारा और बॉल उड़ती हुई आ रही है, अब उसको बॉल को हमें कैच करना है। तो वो जो बॉल है वो अगर कम टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब हम एकदम से अपने हाथ को ऐसे करके बॉल को बस पकड़ देंगे, जब हमने बॉल को पकड़ दिया तो बड़ी तेज़ी से हमारे हाथ पर चोट लगेगी। हम क्या चाहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़े, टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़े ताकि उसको रेस्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगे। जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो हमारे हाथ पर चोट थोड़ी सी कम लगेगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है कि द इम्पल्स रिसीव्ड बाय द हैंड्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल and the time taken to complete the catch by moving the hands backwards. The cricketer increases the time of catch. तो क्रिकेटर क्या करता है, हैंड्स को पीछे करके वो क्या करेगा, बॉल तो टच हो गई है हाथ में, लेकिन हाथों को थोड़ा सा पीछे कर दिया, मतलब बॉल रुकने में अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हाथ पीछे करने में हमको 1 सेकंड लगा, हमने 1 सेकंड उसके रुकने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, the force exerted on his hands becomes much smaller and it does not hurt him. जो force exerted है वो बहुत कम हो जाएगा। वो कम कैसे होगा, force कैसे कम हो गया, टाइम तो बढ़ाया आपने, टाइम बढ़ाने से force कैसे कम हो गया, टाइम बढ़ाने से force कैसे कम हो गया। F1T1 is equal to F2T2 है। अब ये जो F1T1 है, ये F1T1 क्या है, ये F1T1 वो है कि वहाँ पर जो बैट है वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है और जो बॉल है वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जो बैट्समैन है, बैट्समैन ने बड़ी तेज़ी से बैट से बॉल को हिट करा, तो जब बैट से बॉल को बड़ी तेज़ी से हिट करा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा है बैट से और बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा है। तो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, वो इम्पल्स की वैल्यू बहुत बड़ी थी। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये कहेंगे कि वो इम्पल्स कंटेन कर रखा है बॉल ने अपने अंदर, और अगर बॉल को हमने इसी तरीके से एकदम से रोकने की कोशिश करी तो वो सारा इम्पल्स जो है वो हमारे हाथ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सारा असर जो है उस चोट का वो हमारे हाथ पर लगेगा, तो चोट लगेगी बात है। हम क्या चाहते हैं, हम उस फोर्स को घटाना चाहते हैं, तो वो फोर्स कैसे घटेगी, वो फोर्स ऐसे घटेगी, आप ये देखिए जब F1T1 है इज इक्वल टू F2T2 दे रखा है, तो ये वाला जो है, ये वाला तो इम्पल्स है, ये तो हैंड वाला है। ठीक है, और ये वाला जो इम्पल्स है ये किसको रिसीव हुआ है, ये बॉल को रिसीव हुआ है। भाई बॉल को तो चोट लगी, असर बॉल पर आया ना, जब बैट को मारा और एक बहुत थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लिए मारा, तो हम ये कहेंगे कि F1 और इसको F2 को इधर ले आओ और T2 इधर है और T1 को इधर ले जाओ। तो इससे क्या समझ में आता है कि F1 और T1 दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
F2 और T2 दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये जो T2 है, इस T2 को क्या बोलेंगे, टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप बाय द फील्डर, फील्डर ही तो रोक रहा है ना बॉल को। टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप बाय द फील्डर, ठीक है। और ये जो F2 है, ये F2 क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन फील्डर्स एंड, लिख दिया ना यहाँ पर F2 T2 जो ये असर है ये कहाँ पर आएगा, ये फील्डर के हैंड पर आएगा। आप देख रहे हैं F2 और T2 दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने T2 बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली F2 तो घट जाएगा। अगर किसी भी इक्वेशन में एक टर्म डिनोमिनेटर में लिखी हुई है और दूसरी साइड में दूसरी टर्म जो है वो न्यूमरेटर में लिखी हुई है, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर घट जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर घटेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। आपने बॉल को ऐसे पकड़ा और पीछे की तरफ आपने हाथ खींचा, ठीक है ना, पीछे की तरफ। कहीं तो फिल्टर ऐसे होता है पीछे की तरफ हाथ खींच के पीछे वो लुढ़क भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बॉल ने इतना उस पर फोर्स लगा दिया कि वो लुढ़क गए, उनको चोट लगी, उनको ट्रेनिंग का हिस्सा है, उनको सिखाया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि बॉल को लेकर आपको पीछे की तरफ फिर भी बढ़ना है, तो वो इस तरीके से करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि भाई टाइम जितना बॉल को रुकने के लिए टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सके उतना वो बढ़ाएं। तो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय देयर हैंड्स विल बी वेरी मच स्मॉलर, बहुत कम होगा तो चोट नहीं लगेगी। समझ गए ये कहानी कि हमारा F1 T1 F2 T2 के इक्वल होता है। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ इम्पल्स, ये यहाँ पर हमको यूज़ करना है। तो अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं दोनों, शुभ और सूर्यांश क्लियर है? शुभ और सूर्यांश आवाज आ रही है, क्लियर है दोनों को? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन इसकी। अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिसीव्स मोर इंजरीज व्हेन ही फॉल्स ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर देन व्हेन ही फॉल्स ऑन अ हीप ऑफ सैंड। On the cemented floor, the person is stopped abruptly. So, the cemented floor exerts a large force of reaction, causing him severe injuries. Severe injuries. Or when the person falls on a heap of sand, the sand yields. Yields मतलब gets depressed. Depressed का मतलब sand जो है वो धंसता है, थोड़ा सा जमीन में धंसता है. Gets depressed under his weight. The person takes longer time to stop. This decreases the force exerted by the floor on the person. This decreases by the force exerted by the floor on the person. तो आप ये देखिएगा कि इसमें ये कहा गया कि एक इंसान है वो एक हाइट से सीमेंटेड फ्लोर पर, सीमेंटेड फ्लोर का मतलब क्या है कि बहुत हार्ड है, अगर उस पर कोई चीज़ गिरेगी या कोई इंसान कूदेगा तो वो सीमेंटेड फ्लोर में नीचे दबेगा नहीं, थोड़ा सा भी धंसेगा नहीं, सॉफ्टनेस उसके अंदर है ही नहीं। तो वो जब गिरेगा तो वो एकदम से रुकेगा, एक झटके के साथ रुकेगा, यानी कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। जब टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी, हमने देखा ना दोनों ही केसेस में टाइम कम तो फोर्स ज़्यादा, जब टाइम ड्यूरेशन कम है तो फोर्स ज़्यादा महसूस होगी, उसको अपने पैरों पर या बॉडी पर जहाँ पर भी वो टच करेगा तो चोट ज़्यादा लगेगी। और वहीं हीप ऑफ सैंड में क्या है कि अगर वो सैंड पर गिरता है तो उसको फाइनली रुकने में, क्योंकि सैंड ना थोड़ा सा धंसता है, ज़मीन के अंदर थोड़ा सा धंसता है क्योंकि सॉफ्ट होता है, तो उसको मतलब उसको रुकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा तो फोर्स का ये होता है तरीका, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. तो इन्होंने बोला है कि एक बैट्समैन है वो एक बॉल को हिट करता है स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल आ रही है बैट्समैन की तरफ, बॉलर ने बॉल फेंकी और बॉलर ने जो बॉल फेंकी वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी, तो उसने उसको स्ट्रेट जहाँ से वो बॉल आ रही है ना स्ट्रेट वहीं पर उसने उसको हिट कर दिया, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है केवल डायरेक्शन चेंज करी, उसकी स्पीड चेंज नहीं करी उसने। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट डिटरमिन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। देखते हैं
hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. Initial speed of 12 meter per second. चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दूँगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या माइनस नहीं, चेंज इन स्पीड है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा mu। तो mv कितना है? अच्छा m कॉमन ले लो, चलो यहाँ पर m और ब्रैकेट में v माइनस u। m है 0.15। हाँ जी, v कितना है? -12 माइनस u कितना है? +12। तो -12 हो गया -24। पॉइंट क्या है? नीचे आ गया 100 मल्टीप्लाई करिए 15 4 66 कैरी 15 2 30 और 6 36 द माइनस साइन अपॉन 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया माइनस का 3.6 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इम्पल्स की जो यूनिट होती है वो यही होती है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब अगला करवाऊंगा मैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, बस 1 मिनट वेट करिएगा अभी आप।
मैंने जो इंक्लूड कर रखा है जहाँ तक मुझे लग रहा है ध्यान है एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, आप चेक करेंगे शायद मिल जाएगा। हाँ ये वाला जो क्वेश्चन मैंने इसमें नोट्स में एनसीईआरटी के इंक्लूड कर रखे हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा अगला है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम कर रहे हैं। हाँ एग्जाम का लेकर हाँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इंक्लूड करे थे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो होता ही है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। उसके बाद हम ये कहेंगे इफ एफ बी ए इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी एंड एफ ए बी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर एफ ए बी है, एफ ए बी का मतलब क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन ए, ठीक है, ये जो है ये एफ बी ए के इक्वल होगा, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी, ठीक, लेकिन उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, टू एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब भी फोर्स है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में there is an equal and opposite reaction. So force on A by B is equal to minus of force on B by A. Force on A by B is equal to minus of force on B by A, minus force on B by A. ए का मतलब ए बी का मतलब क्या है कि बी जो ए पर फोर्स लगा रहा है, तो बी जो ए पर फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा है, तो बी लगा रहा है ना ए पर इस डायरेक्शन में, और बी ए का मतलब क्या, ए जो बी पर फोर्स लगा रहा है तो ए बी पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, उसके लिए एफ बी ए वेक्टर हो गया, इधर एफ ए बी वेक्टर, इधर एफ बी ए वेक्टर। इस तरह से हो गया। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस, नेचर ऑफ द फोर्स मतलब फोर्स कंजर्वेटिव भी हो सकती है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है। कंजर्वेटिव का मतलब फोर्स जो पूरी तरीके से पूरे पाथ में जो सेम रहे उसको कंजर्वेटिव बोलेंगे। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो पूरे पाथ में बार बार वैरी करती रहे। तो पहली चीज़ ये है कि ये नेचर का चिंता नहीं करता, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का नेचर कुछ भी हो ये हर तरीके की फोर्स पर एप्लीकेबल है। सेकंड है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर एक्शन बी पर एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन ए पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर एक्शन ए पर हो रहा है तो रिएक्शन अगर बी पर हो रहा है तो रिएक्शन ए पर होगा। ये वही चीज़ है कि जैसे हम चलते हैं ना, चलते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर हम एक्शन कर रहे हैं और बदले में तो ग्राउंड अगर रिएक्शन फोर्स दे रहा है, और वो रिएक्शन फोर्स ही है कि वो हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं तो ग्राउंड हमको पुश कर रहा है आगे की तरफ, तभी हम चल पाते हैं, नहीं तो चलना हमारा। थर्ड देखिए द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो रिजल्ट मोशन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा हूँ और उतनी ही फोर्स ग्राउंड मेरे पैर पर भी लगा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कैंसिल आउट कर दिया तो फिर हम चल ही कैसे पाएंगे, तो मोशन ही पॉसिबल नहीं है अगर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करने लगे तो
कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। ये तीसरा कंक्लूजन है। फोर्थ है, नो एक्शन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ अ रिएक्शन। एब्सेंस ऑफ अ रिएक्शन, अगर रिएक्शन ही ना हो तो कभी कोई एक्शन काम ही ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम ये करें कि हम ग्राउंड पर कूद रहे हैं, ठीक है, बहुत ऊंची हाइट से हमने ग्राउंड पर छलांग लगा दी, हम कूद रहे हैं। अब अगर ग्राउंड जो है वो रिएक्शन लगाए ही ना तो हमको कभी चोट ही नहीं लगेगी, ठीक है ना, तो कभी चोट ही नहीं लगेगी। रिएक्शन मिलना चाहिए। रिएक्शन अगर नहीं मिलेगा तो कभी भी किसी भी तरीके का एक्शन पॉसिबल ही नहीं। हम कहेंगे कि एक्शन हुआ ही नहीं अगर रिएक्शन नहीं मिला। उसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बहुत बेसिक और प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल्स हैं। पहला देखिए, बुक kept on a table. The book exerts a downward force action on the table equal to its own weight W. तो एक्शन जो है वो फोर्स ही होता है, और फोर्स क्या है, वेट को फोर्स बोलते हैं। तो वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं होती, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मालूम है ना, वेट की यूनिट न्यूटन होती है हमेशा। So according to Newton's third law, the table also exerts an equivalent upward force R on the book such that R vector is equal to minus of W vector. As the book is under the action of two equal and opposite forces, it remains in equilibrium. ठीक है, तो book kept on the table, तो हमने ये कहा कि जैसे ये हमारे पास टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पर एक बुक रखी है, तो बुक का वजन होगा, बुक का जो वजन है वो नीचे की तरफ लगेगा। दिस इज कॉल्ड W, ठीक है, W यानी कि वेट ऑफ द टेबल। और जो ये टेबल है, ये टेबल भी इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी ऐसे, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है और वेट नीचे की तरफ है। तो हम ये कहेंगे जो रिएक्शन है ना, R वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ W वेक्टर। ये इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक है वो कहीं पर भी इधर उधर मूव नहीं कर रही है, वो स्टेबल यहाँ पर रखी हुई है। अब सोचिए, अगर ये रिएक्शन होता ही नहीं तो ये जो वेट है, ये वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो ये तो टेबल को तोड़कर, ज़मीन को तोड़कर बिल्कुल पाताल की तरफ चला जाता है। तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होना चाहिए ना। रिएक्शन अगर होगा नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रुक नहीं पाएगा कहीं पर भी। वो जो फोर्स कर रही है वो फोर्स उसको मूव कराते हुए ले जाएगी। सही है। अगला देखिए, सेकंड है, while walking we press the ground, यानी कि एक्शन with our feet slightly slanted in the backward direction, then the ground also exerts an equal and opposite force on us. The vertical component of the force of reaction balances our weight and the horizontal component enables us to move forward. अब सुनिएगा ये किस तरीके से, जैसे हम चल रहे हैं तो चलने के दौरान ये हमारा पैर हो गया, तो हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि चलते टाइम हम बिल्कुल सीधी ऐसे ही फोर्स लगा लेंगे। अगर हम सीधी फोर्स लगाएंगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो हम ना पैर को थोड़ा सा स्लंटेड रखेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फोर्स है वो फोर्स इस डायरेक्शन में थोड़ा सा स्लंटेड लगेगी। और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम थोड़ा सा एंगल पर पीछे की तरफ पुश करेंगे। अच्छा, जब पीछे की तरफ पुश करेंगे तो हमने ये कहा कि अच्छा अब रिएक्शन देखिए ग्राउंड का, तो जब फोर्स ऐसे लगी है तो ग्राउंड का रिएक्शन है, ग्राउंड का रिएक्शन भी ऐसे की तरफ लगेगी, स्लैंटेड की लगेगी। तो हमने जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। हमने कहा कि ये रिएक्शन है, आर रिएक्शन, रिएक्शन को हमने बोल दिया आर। रिएक्शन कौन लगाएगा, ग्राउंड लगाएगा। ये कहेंगे भाई स्लैंटेड है ना, जो फोर्स स्लैंटेड है तो रिएक्शन भी स्लैंटेड होगा। स्लैंटेड का मतलब एक एंगल पर होगा। तो रिएक्शन ग्राउंड के साथ मान लीजिए एंगल थीटा बना है, थीटा बना रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इसका रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको हमने एच बोल दिया, वो क्या होगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको डी बोल दिया, ये क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो जो हमारा वेट है ना, जो हमारा वेट है, हमारे वेट को ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल वाला ये कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। वही यहाँ पर हमने मेंशन किया है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ रिएक्शन यानी कि आर साइन थीटा बैलेंसेस अवर वेट। बैलेंसेस अवर वेट का मतलब ये है कि जितना हमारा वेट है उतना ही ये वर्टिकल कंपोनेंट है आर साइन थीटा, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो ना तो हम जमीन में धंसते हुए जा रहे हैं और ना ही हम आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आर साइन थीटा ज़्यादा होता वेट से तो हम तो ऊपर उड़ना शुरू कर देते।
और या फिर हमारा वेट जो है वो r sin थीटा से ज़्यादा होता, ठीक है, तो ज़मीन में हमारा पैर धंसता चला जाता, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो जब हम चलते हैं तो इस चीज़ का तो इशू ही नहीं होता कि हम ऊपर उड़ने लगेंगे या नीचे जाने लगेंगे, हमें अपने आप को बैलेंस करना है ना, वो काम तो हो रहा है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है r cos थीटा, ये इनेबल करेगा कि हम आगे चलते चलेंगे। हालांकि इसी चैप्टर में आपको एक दूसरा भी टॉपिक आपको करना है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है वो मोशन का हमेशा अपोज करता है, और फ्रिक्शन की फोर्स यहाँ पर लगेगी, और फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से जो फोर्स होता है उसको हमेशा हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f तो नहीं बोलते हैं। फ्रिक्शन की फोर्स को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो r cos थीटा है जिससे हम आगे चलते हैं हमेशा इस फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। अगर ये फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो फ्रिक्शन हमको रोक लेगा। कभी होता है ना, खड़े लगा रहे हैं, पीछे को फोर्स लगाएंगे, इतना फोर्स है जितना फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। हाँ, जब हमने चलने का सोचा तो हम फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, सही है, ऐसा होता है। अब थर्ड देखिएगा इसमें वही है, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड और सैंड बिकॉज वी आर अनेबल टू पुश सच अ ग्राउंड sufficiently hard. As a result, the force of reaction is not sufficient to help us move forward. तो जो force of reaction है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती कि वो हमको आगे पुश कर पाए। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, फोर्थ एप्लीकेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक विदाउट सपोर्टिंग इट। अब सोचिएगा, because when we hit the nail with a hammer, the nail and the unsupported block together move forward as a single system. There is no reaction when the block is rested against a support. The reaction of the support holds the block in position and the nail is driven to the wooden block. अब सोचिए, एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से, धागे से लटका रखा है, और हम उस पर एक कील लगाएं और हथौड़े से उसको ठोकते रहें, ठक 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 ठक, लगे रहेंगे घंटों, टूटेगा नहीं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक आपने हिट करा, वो ब्लॉक आगे चला जाएगा उसकी चोट से, नेल की और हैमर की चोट से आगे चला जाएगा। वो जब हमको नेल उसके अंदर इमर्स करनी है, उसके अंदर गाड़नी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो वुडन ब्लॉक है, उस वुडन ब्लॉक का भी तो कोई रिएक्शन होना चाहिए। वो रिएक्शन कैसे मिलेगा? उस वुडन ब्लॉक को दीवार के सहारे लगा देंगे और फिर लगाएंगे उसको, तब लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वॉल है वो हमको क्या दे रही है? वो हमको रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है। तो रिएक्शन के बिना एक्शन का कोई वजूद ही नहीं है, एक्शन हो ही नहीं सकता। आगे देखिएगा, अगला एग्जांपल है, व्हाइल स्विमिंग अ पर्सन pushes water with his hands in the backward action and water in turn pushes him forward due to the force of reaction. तो जो वाटर है वो उसको आगे की तरफ पुश करता है। फिर रोटेटरी लॉन्ग स्प्रिंकलर है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। और एक हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम बिल्कुल जैसे लिख रखा है, बिल्कुल एज इट इज पूछा जाता है, हॉर्स एंड कार्ट घोड़ा गाड़ी, तो उसमें फोर्स किस तरीके से लगती है वो बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो आपके सिलेबस में आ रहा है वो ये हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम भी आपको करना चाहिए। और उसके बाद जो अगला है, अगला जो है कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, इसकी दो डेरिवेशन ये आपको करना चाहिए। यहाँ तक आपके सिलेबस में, ठीक है। तो 3 टॉपिक्स से छोटे 3 टॉपिक्स हैं, 2 पेज में है बस, ये आपको करना है, ठीक। आज इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में